हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। Monopolistic competition is a form of market in which there are large number of buyers and sellers of a particular product, with each seller selling somewhat differentiated but close substitutes to the product sold by other sellers. तो ये एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जिसमें नंबर ऑफ बायर्स भी लार्ज है और नंबर ऑफ सेलर्स भी लार्ज है और वो बाय और सेल क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटेड गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट तो हैं मगर उनकी क्वालिटी अलग अलग होती है। डिफरेंशिएटेड गुड्स वो गुड्स हैं जो क्वालिटी वाइज डिफर करते हैं। समझ की बात? तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हैज सम एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली एंड सम एलिमेंट्स ऑफ कंपटीशन। तो ये जो नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ये मोनोपोली वाली जगह से पहला वर्ड मोनोपोली से ले लिया और परफेक्ट कंपटीशन वाला कंपटीशन से ले लिया। तो इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कुछ एलिमेंट्स होते हैं मोनोपोली वाले भी और कुछ एलिमेंट्स होते हैं कंपटीशन वाले भी। वो कौन से होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे आगे। It is in view of the blending of monopoly and competitive elements that this type of market structure is known as monopolistic competition. तो ये जो मिक्सचर हो गया है मोनोपोली और कॉम्पिटिटिव स्ट्रक्चर का, इसके जो एलिमेंट्स है वो मिक्स हैं, इसी वजह से इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहा जाता है। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो मेन काम करने वाले थे वो थे प्रोफेसर चैम्बरलेन। ठीक है, उनके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनानी है, चैम्बरलेन के ऊपर भी, वो भी आपको दिख जाएगी कहीं ना कहीं चैनल में। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करते हैं कि फीचर्स क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स या खासियत या विशेषताएं एक ही बात होता है। द मेन फीचर्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर, नंबर वन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में नंबर ऑफ बायर्स और नंबर ऑफ सेलर्स दोनों के दोनों लार्ज होते हैं। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज दैट द नंबर ऑफ सेलर्स आर large, number of sellers are large, but it is not usually large। मतलब उतने ज्यादा लार्ज नहीं होते जितने परफेक्ट कंपटीशन में है। ठीक है, ठीक ठीक लार्ज होते हैं मगर बहुत ज्यादा लार्ज भी नहीं होते, नॉट यूजुअली लार्ज। ठीक है, द इम्प्लीकेशन ऑफ फेयरली लार्ज number of firms is that each firm produces a small share of total output। अब नंबर ऑफ फर्म्स लार्ज है तो इसका मतलब क्या है कि हर एक कंपनी कोई ना कोई माल प्रोड्यूस कर रही है मगर वो टोटल सप्लाई में उसकी परसेंटेज काफी स्मॉल है। देयरफॉर द फर्म अंडर monopolistic competition can reasonably assume that any action on its part will affect the rival firms so insignificantly that it need not bother about the reactions of the rival firms। तो यहां से मेन पॉइंट निकल के आता है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में वो ये एज्यूम करके चलती हैं फर्म्स के उसका जो मतलब जो शेयर है मार्केट में वो काफी स्मॉल है और इट मे नॉट, मतलब इतना ज्यादा कोई असर नहीं रहेगा, इनसिग्निफिकेंट असर रहेगा, इतना ज्यादा कोई असर नहीं रहेगा कि अगर एक कंपनी कोई माल बनाती है कुछ करती है उसका दूसरी फर्म्स पे इतना ज्यादा कोई असर नहीं पड़ेगा और दूसरी फर्म्स के करने से भी जो राइवल फर्म्स हैं वो मतलब आपस में इतना ज्यादा रिएक्ट नहीं करेंगी। सबसे ज्यादा रिएक्शन कहाँ करती है? ओलिगोपोली में। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इतना रिएक्शन नहीं होता। ठीक है, दिस मीन्स दैट द फर्म कैन फॉलो एन इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। तो इसका मतलब यह है कि फर्म्स क्या है, इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी लेके चलेंगी कि हम अपने प्राइस को ऊपर नीचे करके फिक्स कर सकते हैं। समझ की बात? ठीक है, मगर इतना भी ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं करेंगी क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट भी तो बना रही है ना। अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट बना रही है तो फर्म अगर कोई ज्यादा ही प्राइस देना पड़ रहा है तो आप दूसरे की तरफ चले जाओगे। इट मेक्स इट्स ओन प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अपने खुद के प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस रहते हैं मगर इतना ज्यादा वेरिएशन भी नहीं रहता। ठीक है, फॉर एग्जांपल द फर्म कैन लोअर इट्स प्राइस विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द रिएक्शन ऑफ द राइवल फर्म्स। मतलब अगर कोई भी एक कंपनी है अपने प्राइस को गिरा सकती है, मतलब एक हद तक गिरा सकती है, वो ये नहीं देखेगी कि भाई मेरा जो राइवल फर्म्स हैं, जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो क्या सोचेंगे या उनका क्या रिएक्शन रहेगा। ये चीजें तो हम ओलिगोपोली में डिस्कस करते हैं, यहाँ नहीं डिस्कस करते। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हम रिएक्शन को कंसिडर ही नहीं करते। इट इज पार्टली फॉर दिस रीजन दैट फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आर प्राइस मेकर्स। तो इस वजह से जब वो अपने प्राइस को हल्का सा ऊपर नीचे कर रही है और दूसरे का रिएक्शन नहीं देख रही, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसा मोनोपोली में प्राइस मेकर था इसमें भी वो एलिमेंट थोड़ा बहुत आ जाता है। दे सेट देयर ओन प्राइसेस, वो अपनी मनमर्जी से प्राइस जो है सेट करते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ सिचुएशन वेयर prices are set by the decisions of the individual firms rather than the
इम्पर्सनल मार्केट फोर्सेस। तो जो मार्केट ने डिमांड कर दिया, मतलब मार्केट ने जो सेट कर दिया प्राइस डिमांड सप्लाई की वजह से, उससे ये प्राइस सेट नहीं करते जैसा परफेक्ट कंपटीशन में होता था। इन ये अपने डिसीजंस के हिसाब से प्राइस सेट करते हैं, मगर उसमें भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। Therefore, a monopolistically competitive firm has some market power to influence the price. थोड़ी बहुत पावर होती है कि वो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सके। In monopolistic competition, the number of buyers is very large, so large that no individual buyer can influence the price of the product by changing its demand. तो दूसरी तरफ सेलर्स तो लार्ज हैं ही, मगर जो बायर्स हैं वो भी काफी लार्ज हैं, और एक आधा बायर पूरी की पूरी मार्केट डिमांड को नहीं हिला सकता, क्योंकि एक बायर नहीं खाएगा तो कोई आफत नहीं आ रही। समझ गए बात? तो एक बायर का टोटल डिमांड में इतना कम परसेंटेज है कि उसकी डिमांड करने या ना करने से या ज्यादा करने से मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड पॉइंट आ जाता है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। मतलब क्वालिटी जो है, क्वालिटी ऑफ गुड्स है, वो अलग अलग होगी। कई बुक्स में इसको प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी लिखा गया है, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द की एलिमेंट ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये इसका मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है कि गुड्स डिफर करते हैं क्वालिटी में। अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड गुड्स, वो अलग अलग क्वालिटी का सामान बनाते हैं। हियर ईच फर्म प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट दैट इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स कॉम्पिटिटर्स, बट इट इज नॉट एंटायरली डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट। तो सिंपल वर्ड्स में जो गुड्स बन रहे हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, उनकी क्वालिटी ऊपर नीचे होती है। तो उनकी क्वालिटी या इंग्रेडिएंट्स थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, मगर ये नहीं कह सकते कि वो एंटायरली डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट फर्म्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, बट नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते, उनका टेस्ट अलग हो सकता है, इंग्रेडिएंट्स अलग अलग हो सकते हैं। दीज प्रोडक्ट्स आर नॉट होमोजीनियस, वो सेम क्वालिटी के नहीं होते जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हो रहे हैं, बट दे आर नॉट ऑल टुगेदर डिफरेंट एट ऑल। मगर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं है कि अलग अलग है, मतलब परफेक्टली डिफरेंट भी नहीं होते। जैसे बिस्किट एक कंपनी के अलग है, उनका प्राइस थोड़ा सा ऊपर नीचे है, दूसरी कंपनी के बिस्किट के प्राइस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पैकेजिंग वगैरह जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। दे आर सिमिलर इनफ टू बी रिगार्डेड एज द सेम कमोडिटी, बट आर efficiently different, so that consumers tend to regard them different from each other. तो सिमिलर तो होंगे, मगर उनमें थोड़ी बहुत जो है डिस्टिंक्ट क्वालिटीज, अलग अलग जो है वो क्वालिटीज होंगी, जिसकी वजह से कंज्यूमर कह देगा कि भाई इसका तो टेस्ट अलग है, उसका तो टेस्ट अलग है, या इसका प्राइस ऊपर नीचे, इसके इंग्रेडिएंट्स ऊपर नीचे, ठीक है। Products of different firms under monopolistic competition may be different from each other in two ways. दो तरीके से different हो सकती हैं। Firstly, products may be differentiated on the basis of physical characteristics. क्या पता वो physical characteristics देखने में अलग हो for the product itself, such as physical and chemical ingredients of the products. Difference in the quality, क्या पता ingredients ही अलग हो, sugar ज्यादा कम हो सकती है, ठीक है। व्हीट जो है बिस्किट्स में कम ज्यादा हो सकती है, उनका केमिकल इंग्रेडिएंट्स या फिजिकल शेप साइज अलग अलग हो सकता है, उनकी क्वालिटी अलग अलग हो सकती है, डिजाइन उनका अलग अलग हो सकता है, कलर या पैकेजिंग में डिफरेंसेस हो सकता है। फॉर इंस्टांस द कैलोरी कंटेंट ऑफ द डिफरेंट कोल्ड ड्रिंक्स में डिफर, और डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ जो शर्ट्स हैं में डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ कॉटन एंड पॉलिस्टर मिक्स। तो उनके इंग्रेडिएंट्स डिफरेंट हो सकते हैं, उस बेस पे भी जो है उनकी डिफरेंशिएशन हो सकती है प्रोडक्ट की, ठीक है। समटाइम्स दीज डिफरेंसेस मे बी ओनली इमेजिनरी एंड fancied, such as different packing या पैकेजिंग, different trademarks और different brands। तो ये भी कह सकते हैं कि कभी कभी ये जो डिफरेंसेस हो सकते हैं ये इमेजिनरी, क्या पता बिस्किट सेम है मगर कवर अलग अलग करके बेच रहे हैं, क्या पता पैकिंग का स्टाइल अलग अलग हो, क्या पता ट्रेडमार्क अलग अलग हो, समझ की बात। सेकेंडली, products may be differentiated on the basis of conditions surrounding the sale of the product। कि अगर वही सामान एक छोटी दुकान पे बेचना है तो किस रेट पे बिकेगा, और वही सामान थोड़ा अच्छी दुकान पे, शोरूम्स में या शॉपिंग मॉल्स में अलग तरीके से करके बेच रहे हैं। These conditions surrounding the sale of the product relate to the location of the seller। तो सेलर की लोकेशन के हिसाब से भी, या उसकी रेपुटेशन के हिसाब से भी, या एफिशिएंसी एंड कर्टसी या ट्रस्टवर्दीनेस के हिसाब से, या क्रेडिट फैसिलिटीज के हिसाब से भी अलग अलग रेट पे बेच सकते हैं। इस हिसाब से भी, मतलब जो एक्सटर्नल कंडीशंस है और इंटरनल कंडीशंस है, दोनों की वजह से प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो सकता है। फॉर इंस्टांस, यू मे बी विलिंग टू पे मोर फॉर अ टी शर्ट एट अ नेबरहुड स्टोर देन दैट ऑफ अ स्टोर लोकेटेड 10 किलोमीटर अवे। आप ये कह सकते हो यार इतनी दूर कौन जाएगा, यहीं पे दे देते हैं, वही थोड़ा बहुत फर्क है, उतना तो ट्रांसपोर्टेशन का भी पड़ जाएगा। वेन एवर देर इज डिफरेंस
with regard to these conditions, the products of different sellers may be differentiated. तो जब भी ये सारी conditions अकर करती हैं तो जो सेलर हैं उनके जो गुड्स हो जाते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो डिफरेंशिएटेड हो जाते हैं. इट इज इन व्यू ऑफ डिफरेंसेस इन द इंडिविजुअल फर्म हैज मोनोपोली ऑफ इट्स ओन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. तो इस व्यू से हम ये कह सकते हैं कि जो भी वो अलग क्वालिटी का सामान बना रहे हैं उसके ऊपर उनकी मोनोपोली है. तो यहाँ पे उसका मोनोपोली एलिमेंट आ जाता है. टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट्स, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स अंडर डिफरेंट ब्रांड नेम्स. तो अपने आप को डिफरेंशिएट करने के लिए वो अलग अलग ब्रांड नेम्स रखते हैं. इट इज द ब्रांड नेम विच गिव्स एन इंडिविजुअल फर्म सम मोनोपोली ओवर इट्स ओन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स. तो जो भी वो अलग अलग क्वालिटी का सामान बना रहे हैं, अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स का सामान बना रहे हैं, उसमें उस फर्म की मोनोपोली हो जाती है कि हमने फला फला ब्रांड का सामान खरीदना है. समझने की बात. दिस इज मोनोपोली एलिमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, जैसा कि मैंने पहले कहा था. बट each firm has also to compete with other firms producing similar products with different brand names. तो ये तो मोनोपोली का पार्ट हो गया. बट ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कई फर्म्स हैं और हर एक फर्म ने वही सेम जो चीज है बनानी है, शूज बनाने हैं, थोड़े ऊपर नीचे करके कपड़े बनाने, तो उसको कंपटीशन भी तो देना पड़ता है ना. फॉर एग्जाम्पल, द फर्म प्रोड्यूसिंग कोलगेट टूथपेस्ट हैज द मोनोपोली ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्रांड. तो कोलगेट की तो कोलगेट ब्रांड के ऊपर मोनोपोली है. बट इट हैज आल्सो compete with the other firms producing toothpaste under different brand names such as Pepsodent, Close-Up, etc. मगर उसको अपने ब्रांड नेम के ऊपर तो मोनोपोली है, मगर बाकियों से कंपटीशन भी तो करना है ना, जैसे Pepsodent, Close-Up, etc. etc. दिस इज कॉम्पिटिशन एलिमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन. तो जब वो अपने ब्रांड को छोड़ के बाकियों के साथ कॉम्पिटिशन में भी जाती है, तो ये जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में जो कॉम्पिटिशन का एलिमेंट है वो आ जाता है. दस under monopolistic competition there is monopoly of brand but competition from rival firms या rival sellers selling close substitutes of the products produced by one particular firm. तो इसमें मोनोपोली तो अपने ब्रांड के ऊपर आ जाती है, तभी तो उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा हुआ है. मगर जब वो बाकी फर्म से compete करने लगती हैं जो उसके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो कंपटीशन एलिमेंट भी आ जाता है उनमें. ठीक है. तो नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फ्री एंट्री एंड एग्जिट. जैसे परफेक्ट कंपटीशन में था वैसे ही यहाँ पे भी है. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन लाइक परफेक्ट कंपटीशन इज करेक्टराइज्ड by freedom of entry and exit from the firm. तो फर्म्स कभी भी मार्केट में आ सकती हैं, कभी भी जा सकती हैं. There are no restrictions on entry of new firms into market. मार्केट में एंटर होने के लिए कोई restrictions नहीं है. There is freedom of entry in the sense that new firms are free to produce close substitutes to the product produced by others but with a different brand name. तो फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट का मतलब ये है कि कभी भी मार्केट में सामान बेचने नई कंपनियां आ सकती हैं, एंटर कर सकती हैं इंडस्ट्री में और या मार्केट में, और वो सेम ब्रांड नेम से चीज नहीं बेचेंगी. उनका ब्रांड नेम अलग होगा, बस प्रोडक्ट की जो यूजेज है वो सेम हो सकता है. मतलब जो नई कंपनी वो प्रोडक्ट बनाएगी वो उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट तो होगा मगर अलग ब्रांड नेम से होगा. ठीक है. सिमिलरली there are no restrictions on exiting the firms deciding to exit उल्टा बोल गया मैं, for existing firms deciding to leave the industry. तो ये भी है कि जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है वो कभी भी छोड़ के जा सकती हैं, उनके ऊपर भी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है. द इम्प्लीकेशन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक इज दैट द फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अर्न्स ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इन द लॉन्ग रन. तो अगर कभी भी फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट होगी तो लॉन्ग रन में हमेशा क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट. क्योंकि अगर ज्यादा फर्म्स आ जाएंगे तो प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, और जो ज्यादा ही आ गई तो लॉस होना शुरू हो जाएगा. फिर एग्जिस्टिंग फर्म्स एग्जिट करना शुरू कर देंगी मार्केट से, और जैसे ही वो एग्जिट करेंगी प्राइसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे क्योंकि सप्लाई कम हो जाएगी. ठीक है. फ्री एंट्री वुड एंश्योर दैट देयर इज नो एबनॉर्मल और सुपरनॉर्मल प्रॉफिट्स इन द लॉन्ग रन. सिमिलरली फ्री एग्जिट would ensure that no firms incur losses in the long run. तो अगर फ्री एग्जिट है तो जिसको भी लॉस हो रहा है वो जा सकती है, तो एग्जिस्टिंग मार्केट सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो नॉर्मल प्रॉफिट एग्जिस्ट करेगा. समझ की बात. नेक्स्ट आ जाता है सेलिंग कॉस्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. अपने माल को बेचने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है, मशहूरियां वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह करनी पड़ती हैं. ठीक है. An important characteristic of monopolistic competition is that under monopolistic competition क्या है, फिर से बोलता हूँ, ये कोई आ गया था सामने. ठीक है. An important characteristic of monopolistic competition is that firms under monopolistic competition compete with each other by incurring selling cost or expenditure on sales promotion of the products.
तो सिंपल वर्ड्स में ये है कि भाई आपस में कंपनी compete करती हैं और compete करने की वजह से उनको सेलिंग कॉस्ट करनी पड़ती है, मतलब अपने माल को बेचने के लिए पैसा खर्च करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर या सेल्स प्रमोशन के ऊपर। सेलिंग कॉस्ट is the expenditure incurred by the firm to promote the sale of its product through various sales promotion measures। तो सेलिंग कॉस्ट का मतलब है कि खर्चा करना, किस पे खर्चा करना, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए, सेल को प्रमोट करने के लिए वेरियस प्रमोशनल मेजर्स के ऊपर खर्चा करना। जैसे कि सेल प्रमोशनल या सेल प्रमोशन मेजर्स मे टेक द फॉर्म ऑफ परसुएसिव मतलब प्रेशराइज करना, ठीक है, परसुएसिव और कॉम्पिटिटिव एडवर्टाइजमेंट्स लाइक एडवर्टाइजमेंट्स इन द न्यूज़पेपर्स, टीवीज, कमर्शियल एटसेट्रा। तो मतलब प्रेशराइज करना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, और एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे देनी है, न्यूज़पेपर, टीवी, इंटरनेट पे भी आजकल चलती है, या कमर्शियल्स वगैरह, ठीक है। कहने की बात यह है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर फर्म्स जो हैं, क्योंकि क्वालिटी अलग अलग है, तो अपनी चीज की एडवर्टाइजमेंट कर करके कहते हैं कि भाई हमारी क्वालिटी बढ़िया है, हमारी क्वालिटी बढ़िया है, ताकि हर कोई इन्फ्लुएंस हो गए, उन्हीं का सामान खरीदे। दीज मेजर्स मे टेक द फॉर्म ऑफ डोर टू डोर कैंपेन। डोर टू डोर भी आपके घर पे आ सकते हैं कि भाई ये शैम्पू खरीदो, ये खरीदो, या फ्री सैंपल भी दे सकते हैं, डिस्काउंट ऑफर्स भी दे सकते हैं। द पर्पज ऑफ दीज सेल्स प्रमोशन मेजर्स by the producers of a particular brand is to lure away the consumers from the other brands by persuading them to buy its brand rather देन अदर ब्रांड्स। तो मेन मकसद सेल्स प्रमोशन मेजर्स का ये होता है कि जो कस्टमर्स या कंज्यूमर्स दूसरे ब्रांड्स का सामान खरीद रहे हैं, उनको ल्योर अवे, लालच दे दे के अपने पास बुलाना, या ब्रांड्स की स्कीम्स लेके आना, या ये दिखाना कि हमारा सामान बढ़िया है, तो उन मतलब बेसिकली दूसरों के कस्टमर तोड़ के अपने पास लेके आना, ठीक है। देयर इज नो प्लेस फॉर सेल्स प्रमोशन मेजर्स बोथ इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड मोनोपोली। भाई परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्वालिटी सेम है तो कहेंगे क्या कि हमारी क्वालिटी अलग है, ये भी नहीं हो सकता। मोनोपोली में सबको पता है एक ही सेलर है, तो फिर जो एडवर्टाइजमेंट या मशहूरियां करके फायदा क्या है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द product is perfectly homogeneous and hence there is no scope to engage in advertisement। तो परफेक्ट कंपटीशन में होमोजीनियस प्रोडक्ट है, तो एडवर्टाइजमेंट करके क्या कहेंगे कि भाई हमारी क्वालिटी अलग है या हमारी क्वालिटी बेटर है, ऐसा तो नहीं हो सकता, उल्टा कॉस्टिंग पड़ जाएगी। मोरोवर देयर इज नो नीड ऑफ सेल्स प्रमोशन सिंस ईच फर्म could sell any output at ongoing market price। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस मार्केट पे चल रहा है उसी पे सामान बेचना है, उल्टा अगर एडवर्टाइजमेंट की तो प्राइस बढ़ जाएगा, कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। In monopoly there is no need to engage in advertisement and other sales promotion measures since there is no competition या competitor। तो सबको पता है कि भाई यही सामान बेचता है। अब सरकार कभी आपको टीवी पे एडवर्टाइजमेंट थोड़ा करती है कि भाई मीटर लगा लो, मीटर लगा लो, क्योंकि सबको पता है कि भाई बिजली के जो मीटर हैं वो तो लगाने ही लगाने हैं अगर घर पे बिजली चाहिए तो, ठीक है। तो जो मोनोपोलिस्ट होता है वो जो मोनोपोली पावर रखता है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट ऐसे नहीं करता, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाता है नॉन प्राइस कंपटीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब विदाउट प्राइस वॉर कंपटीशन करना, समझ की बात, प्राइस को छोड़ के भी कंपटीशन करना। नॉन प्राइस कंपटीशन इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। कैसे? फर्म्स अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन compete with each other not merely by price cutting but also on the basis of non price competitions, that is प्रोड्यूसिंग डिफरेंशिएटेड गुड्स। वो अलग अलग क्वालिटी का सामान बना के आपस में compete कर सकते हैं। इनकरिंग एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर्स, जो पुराना पॉइंट था कि काफी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट कर करके अपनी चीज को थोड़ा मतलब बेटर दिखा सकते हैं। और एक और आजकल आपने देखा होगा कि भाई पेप्सी पियो, ढक्कन के नीचे ये निकलेगा, वर्ल्ड कप की टिकट निकलेगी, स्क्रैच कार्ड निकलेगा, ऐसी ऐसी स्कीमें बना के विदाउट रिड्यूसिंग प्राइस ऐसी ऐसी स्कीमें लगा के compete करने की कोशिश करते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ। नेक्स्ट आ जाता है independent price policy, very important। A firm under monopolistic competition can follow an independent price policy। वो अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं। It can make its own price and output decisions। वो अपने प्राइस एंड आउटपुट डिसीजंस अपनी मर्जी से लेते हैं। It can influence the price of the commodity to some extent। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी मनमर्जी कर लेंगे, मतलब फुल फ्रीडम नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एलिमेंट भी है ना। इट मींस दैट अ firm under monopolistic competition is a price maker of its product। Thus, firms under monopolistic competition set their own prices, but the market demand determines the amount of sales at these price। अब उन्होंने अपनी मनमर्जी करके अगर प्राइस सेट कर लिया, मार्केट में उनका बिकेगा कि नहीं बिकेगा वही ये दिखाएगा कि भाई इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी कामयाब रही है कि नहीं। तो हर एक इकोनॉमिस्ट का ये मानना है
कि ये जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, इसमें आप प्राइस को कंट्रोल कर तो सकते हो, मगर लिमिटेड एक्सटेंट में, क्योंकि अगर आपने अपने प्राइस का कुछ ज्यादा ही ऊपर नीचे रख लिया तो क्या पता आपकी डिमांड असरदार हो जाए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एलिमेंट भी इस मार्केट में होता है। ठीक है, तो अब इसको कंक्लूड करते हैं। फ्रॉम द एनालिसिस of characteristics of monopolistic competition, it should be pretty obvious that monopolistic competition is a realistic model of market structure. तो जैसे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए, हमें ये लगा कि भाई ये थोड़ा सा रियलिस्टिक है, ये परफेक्ट कंपटीशन या मोनोपोली की तरह अनरियलिस्टिक टाइप बात नहीं करता। मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, क्लोथिंग, फूड प्रोडक्ट्स, goods of common use, electronics etc. are produced under different ब्रांड नेम्स। तो हमें पता है ये सारी चीजें अलग अलग ब्रांड नेम्स के अंडर बनती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है इसमें। फॉर एग्जांपल, देयर आर डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ सोप लाइक पियर्स, लक्स। टूथपेस्ट के भी अलग अलग ब्रांड्स हैं, जैसे कोलगेट, पेप्सोडेंट, ये वो फला फला, क्लोजअप। ठीक है, शूज के भी अलग अलग ब्रांड्स हैं, वुडलैंड, नाइक, एडिडास, बाटा। ठीक है, दिस शोज that monopolistic competition corresponds to a real world market situation। तो ये सारी चीजों को डिस्कस करने के बाद हमें ये पता लगता है कि ये जो monopolistic competition है ये एक रियल वर्ल्ड सिचुएशन है, और ये अनरियलिस्टिक नहीं है जैसे हम मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक की बात करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट्स। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा ओलिगोपोली क्या होती है। टेक केयर।